हे गाइस, वेलकम टू वैल्यूएबल एजुकेशन। आज हम करने वाले हैं यूजीसी नीट पेपर 1 यूनिट नंबर 2 रिसर्च एप्टीट्यूड। उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डेटा कलेक्शन, जो है प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। और प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड्स के बारे में भी हम जानेंगे। तो डेटा क्या होता है? एक रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन होता है जो फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, वो होता है डेटा। अब जो रिसर्च के अंदर डेटा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। रिसर्च की जो आउटपुट है या फिर रिजल्ट है, उसकी क्वालिटी एंड वैलिडिटी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो टूल्स यूज्ड फॉर डेटा कलेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। जो भी डेटा कलेक्शन के अंदर जो टूल्स यूज किए गए हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। Quality and validity of the output are solely dependent on the tools used for data collection. There are various ways of collecting relevant data. अब जो नेचर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्वायरी, फाइनेंशियल कॉस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड डिजायर्ड एक्यूरेसी, उन सभी के लिए रिसर्चर जो है वो एक मेथड सिलेक्ट करता है कलेक्टिंग डेटा। डेटा को कलेक्ट करने के लिए एक मेथड को सिलेक्ट करता है रिसर्चर। वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है? नेचर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, कैसा नेचर है, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, इंक्वायरी, फाइनेंशियल कॉस्ट है, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड द डिजायर्ड एक्यूरेसी। टाइप्स ऑफ डेटा इन रिसर्च, तो कौन से टाइप हैं? एक प्राइमरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा आर दोज विच आर कलेक्टेड फ्रेश और फॉर द फर्स्ट टाइम कलेक्ट होता है, हम उसको कहेंगे प्राइमरी डेटा। जो ओरिजिनल फॉर्म में होता है, ओरिजिनल इन कैरेक्टर में होता है, वो होता है प्राइमरी डेटा, जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट होता है। इट इज कलेक्टेड अ फ्रेश बाय द रिसर्चर कलेक्ट करता है एंड इज बेस्ड ऑन सर्वेस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। और जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट होता है, और इसीलिए ये क्या होता है? एक्सपेंसिव होता है एंड डिफिकल्ट टू एक्वायर होता है, क्योंकि रिसर्चर को जा जाके इंटरव्यू ले लेके डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है, और फर्स्ट टाइम कलेक्ट होता है, वो ओरिजिनल कैरेक्टर में होता है। इसलिए ये क्या है? एक्सपेंसिव भी है, कॉस्टली है और डिफिकल्ट भी है टू एक्वायर। इट इज रिलायबल एज इट हैज बीन ऑब्टेन्ड डायरेक्टली विद अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन व्यू। जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए ये किया जाता है, और ये रिलायबल है। प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड्स तो कौन कौन सी है? एक तो है ऑब्जर्वेशन मेथड, सर्वे मेथड, इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनर मेथड एंड स्केड्यूल्स मेथड। तो फर्स्ट हम जानेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड। तो ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व। जो रिसर्चर जो है वो ऑब्जर्व करता है रिस्पोंडेंट को, और ऑब्जर्व करके वो डेटा कलेक्ट करता है। दिस इज यूज्ड इन बिहेवियरल साइंस। बिहेवियरल साइंस के अंदर ये यूज होता है ऑब्जर्वेशन मेथड। इट इज अबाउट कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा बाय इन्वेस्टिगेटर्स ओन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। इन्वेस्टिगेटर्स जो होते हैं, रिसर्चर जो होते हैं, वो खुद डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से डेटा को कलेक्ट करते हैं। किसको ऑब्जर्व करेंगे? रिलेवेंट पीपल, एक्शंस एंड सिचुएशन, इन सभी को क्या करते हैं? वो ऑब्जर्व करते हैं विदाउट आस्किंग फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। यानी कि रिस्पोंडेंट से पूछते नहीं है, क्वेश्चन आंसर नहीं करते, इंटरव्यू नहीं लेते। वो क्या करते हैं? उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं और डेटा को कलेक्ट करते हैं। वो हो गया ऑब्जर्वेशन मेथड। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो एक है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन फॉर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए होता है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन के अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव्स हो गए, वेरिएबल्स हो गए, वो पहले से ही डिटरमिन होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड वे में ऑब्जर्व किया जाता है। द इन्वेस्टिगेटर मेक्स केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ वन और मोस्ट स्पेसिफिक बिहेवियर इन अ पर्टिकुलर सेटिंग। उनको पता होता है कि इतने इतने बिहेवियर को हमें ऑब्जर्व करना होता है, केयरफुल ऑब्जर्वेशन होता है स्पेसिफिक बिहेवियर को in a particular setting that is more structured than the setting used in naturalistic and participant observation। वो क्या होता है? एक ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में किया जाता है।
वो हो गया स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। सेकेंड इज अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन फॉर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए होता है अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। इसके अंदर रिसर्च के कोई भी वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्टिव्स को पहले से डिटरमिन नहीं किया जाता, नो प्री डिटरमिन। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन इज कंडक्टेड इन एन ओपन एंड फ्री मैनर में किया जाता है, ओपन एंड फ्री किया जाता है, एंड दैट देयर वुड बी नो प्री डिटरमिन वेरिएबल्स और ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी प्री डिटरमिन वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्टिव नहीं होता, वो अनस्ट्रक्चर वे में किया जाता है, ओपन एंड फ्री मैनर में, एंड स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर किया जाता है। थर्ड इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या होता है, जो रिसर्चर है ना वो पार्टिसिपेट करता है, कोई एक ग्रुप या सिचुएशन में पार्टिसिपेट करता है जिसको उसे स्टडी करनी होती है, उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है और वो ऑब्जर्व करता है, वो होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। रिसर्चर्स बिकम एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द ग्रुप और सिचुएशन दे आर स्टडिंग। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज वेरी सिमिलर टू नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, वो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के सिमिलर होता है। तो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या होता है कि जो रिसर्चर है ना वो ऑब्जर्व करता है पीपल के लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है उन्हीं के एनवायरनमेंट में, यानी कि नेचुरली उनका जो भी एनवायरनमेंट है उसके अंदर ही लोगों के बिहेवियर को वो ऑब्जर्व करता है, वो हो गया नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग पीपल्स बिहेवियर इन द एनवायरनमेंट इन विच इट टिपिकली अकर, तो उसके सिमिलर ही होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, तो इसके अंदर क्या होता है, जो रिसर्चर है वो वहां पर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता। व्हेन द ऑब्जर्वर या रिसर्चर ऑब्जर्व्स द ग्रुप पैसिवली फ्रॉम अ डिस्टेंस, डिस्टेंस से वो पैसिवली ऑब्जर्व करता है विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द ग्रुप एक्टिविटीज, वो ग्रुप एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, वो हो गया नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। फिफ्थ इज डिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन, तो वो क्या होता है कि डिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन, द ऑब्जर्व्ड इंडिविजुअल्स डू नॉट नो दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। इसके अंदर जो ऑब्जर्व्ड इंडिविजुअल्स जो है जिसके ऊपर ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है उनको पता ही नहीं होता कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। दिस टेक्निक इज ऑफन यूज्ड व्हेन रिसर्चर्स बिलीव, रिसर्चर ऐसा मानते हैं कि अगर इंडिविजुअल यानी कि जिसके ऊपर ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है उसको पता चल जाए कि रिसर्च हो रही है, ऑब्जर्व किया जा रहा है बिहेवियर को, तो क्या पता अपने बिहेवियर को थोड़ा बहुत चेंज कर दे और जो रिजल्ट है वो ना मिले, सही से रिजल्ट ना मिले। The individuals under observation may change their behavior as a result of knowing that they were being recorded. वो रिकॉर्ड हो रहे हैं यानी कि वो ऑब्जर्व हो रहे हैं इसलिए वो अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, तो वो रिजल्ट सही से नहीं मिल सकता। सेकेंड उसके बाद है अनडिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन, वो क्या हो गया, उसके अंदर ऑब्जर्वर को पता होता है, उसके अंदर ऑब्जर्व इंडिविजुअल को पता होता है कि जो ऑब्जर्वर है जो रिसर्चर है वो प्रेजेंट है और उनके बिहेवियर को वो ऑब्जर्व कर रहा है, इंफॉर्मेशन ले रहा है। The observed individuals know that the observer is present for the purpose of collecting information about their behavior. उनको पता होता है कि ये जो ऑब्जर्वर है वो डेटा को कलेक्ट करने के लिए उनकी बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये हो गया डिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन एंड अनडिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन। उसके बाद है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड के अंदर होता है कि ऑब्जर्वेशन मेथड इज सप्लीमेंटेड विथ सर्वे मेथड। दिस अप्रोच इज मोस्ट suited फॉर गैदरिंग डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन, जो डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करने के लिए ये सुटेबल होता है। एंड दिस रिसर्च में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एंड स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर सर्वे भी होते हैं। स्ट्रक्चर सर्वे दे यूज फॉर्मल लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, फॉर्मल लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होते हैं टू बी आस्क्ड फ्रॉम ऑल रिस्पोंडेंट इन द सेम मैनर। एक पहले से एक लिस्ट बनाई हुई होती है उसके अंदर क्वेश्चंस की जो रिस्पोंडेंट से पूछे जाने वाले होते हैं, वो होते हैं स्ट्रक्चर्ड
सर्वे जो स्ट्रक्चर्ड होता है, पहले से ही सारी चीजें तय होती कि इतना इतना हमें पूछना है। और उसके बाद है अनस्ट्रक्चर सर्वे, जो स्ट्रक्चर नहीं होता, अनस्ट्रक्चर, जिसके अंदर वो क्या होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है और जो रिस्पोंडेंट ने जो आंसर दिया है उसके ऊपर से ही दूसरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दे गिव द इंटरव्यूअर द फ्लेक्सिबिलिटी टू प्रॉब रिस्पोंडेंट्स एंड डायरेक्ट द इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू द आंसर्स के अकॉर्डिंग ही इंटरव्यू डायरेक्ट होता है, वो होता है अनस्ट्रक्चर सर्वे। उसके बाद है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड के अंदर एक है पर्सनल इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू एंड फोकस ग्रुप इंटरव्यू। इंटरव्यू मेथड जो पता है, इंटरव्यू लिया जाता है, फेस टू फेस इंटरव्यू लिया जाता है, राइट। तो वो होता है इंटरव्यू मेथड, जो क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है, वो होता है इंटरव्यू मेथड। उसके अंदर एक है पर्सनल इंटरव्यू जो फेस टू फेस किया जाता है। पर्सनल इंटरव्यूज आर वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड टाइप ऑफ इंटरव्यूज वेयर द क्वेश्चंस आर आस्क्ड पर्सनली डायरेक्टली टू द रिस्पोंडेंट को डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज अ फॉर्म ऑफ एन इंडिविजुअल इंटरव्यू। इट इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल, बहुत फ्लेक्सिबल होता है एंड कैन बी यूज टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। हम इससे लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल होता है। Trained interviewers can hold the respondents' attention and are available to clarify difficult questions। जो ट्रेंड इंटरव्यूअर्स होते हैं। तो ये हो गया पर्सनल इंटरव्यू जो फेस टू फेस होता है और मोस्ट कॉमनली ये यूज होता है इंटरव्यू। उसके बाद टेलीफोनिक इंटरव्यू, तो यहाँ पर क्या फेस टू फेस होता है इंटरव्यू और यहाँ पर टेलीफोनिक यानी कि टेलीफोन से किया जाता है इंटरव्यू। तो दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स कॉन्टेक्टिंग द रिस्पोंडेंट्स बाय टेलीफोन इटसेल्फ। टेलीफोन से कांटेक्ट किया जाता है रिस्पोंडेंट से और क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं और डेटा को कलेक्ट किया जाता है। तो ये हो गया टेलीफोनिक इंटरव्यू। इट इज़ अ क्विक मेथड, जल्दी से हो जाता है, बहुत सारी लार्ज हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। इट हैज़ ग्रेटर सैंपल कंट्रोल, इट हैज़ हायर रिस्पॉन्स रेट भी हायर होता है। हैविंग अ पर्सनल कॉन्टैक्ट कैन ऑल्सो क्लैरिफाई डाउट्स और गिव मोर डिटेल्स ऑफ द क्वेश्चंस, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स भी मिल सकती हैं। ये हो गया टेलीफोनिक इंटरव्यू। उसके बाद है फोकस ग्रुप इंटरव्यू। फोकस ग्रुप इंटरव्यू नाम से ही है ग्रुप, यानी कि ये ग्रुप में किया जाता है। इट इज़ यूजुअली कंडक्टेड बाय इनवाइटिंग 6 to 10 people together for a few hours with a trained moderator। यहाँ पर एक ट्रेन मॉडरेटर को भी अपॉइंट किया जाता है टू टॉक अबाउट अ प्रोडक्ट, सर्विस और ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है, कोई प्रोडक्ट, सर्विस या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो उसके बारे में क्या होता है, यहाँ पर डिस्कशन होता है। 6 to 10 पीपल होते हैं, ग्रुप में किया जाता है और इसके लिए ट्रेंड मॉडरेटर अपॉइंट किया जाता है और उसको वो कंडक्ट करता है। द मीटिंग इज हेल्ड in a pleasant place and refreshments are served to create a relaxed environment। एक pleasant place में किया जाता है। The moderator starts with a broad question before moving to more specific issue। more specific issue से जहाँ जाने से पहले वो एक broad question से start करता है moderator, encouraging open and easy discussion to bring out the true feelings and thoughts। एक encourage करता है कि open and easy discussion चले। At the same time the interviewer focus on the discussion and hence the name focus group interviewing है, क्योंकि ये इंटरव्यूअर किस पे फोकस करता है, डिस्कशन पे फोकस करता है और इसीलिए ये क्या इसका नाम है फोकस ग्रुप इंटरव्यूइंग। तो ये हो गया इंटरव्यू मेथड। अब उसके बाद है क्वेश्चनर मेथड। तो क्वेश्चनर मेथड, तो यहाँ पर क्वेश्चनर तैयार किया जाता है। तो क्वेश्चनर का मतलब होता है कि क्वेश्चनर कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है प्रेजेंटेड टू अ रिस्पोंडेंट फॉर आंसर, जो रिस्पोंडेंट को दिया जाता है आंसर के लिए। एक पूरा क्वेश्चनर जो होता है, एक क्या होता है, सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और रिस्पोंडेंट को दिए जाते हैं आंसर के लिए। क्वेश्चनर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड
रिस्पोंडेंट विथ अ रिक्वेस्ट टू रिटर्न आफ्टर कंप्लीटिंग द सेम, और कंप्लीट करने के बाद उसको वापस देना होता है। तो ये हो गया क्वेश्चनर। द क्वेश्चनर डिपेंड्स अपॉन रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है कि आपका रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके ऊपर से जो सारे क्वेश्चंस जो है वो बनाए जाते हैं। For each objective or research question, list all the associated questions that a researcher wants to answer through the study. Then the information required to answer them is listed, and finally the questions are listed for the questionnaire. The respondent read the question. रिस्पोंडेंट क्या करता है, क्वेश्चन को रीड करता है, पढ़ता है, उसको इंटरप्रेट करता है और उसके बाद उसके आंसर्स देता है। वो हो गया उसके, वो क्या करता है, क्वेश्चनर को फिलअप करता है। इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव यूज्ड मेथड इन वेरियस इकोनॉमिक एंड बिजनेस सर्वे। ये ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एंड बिजनेस सर्वे के अंदर ज़्यादा यूज होता है क्वेश्चनर। देर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर: क्लोज एंडेड क्वेश्चनर, ओपन एंडेड क्वेश्चनर एंड कंबाइंड क्वेश्चनर। क्लोज एंडेड क्वेश्चनर क्या होता है? क्लोज एंडेड क्वेश्चनर जो है वो ऑप्शन बेस्ड होता है। जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होते हैं ना, जो यूजीसी नेट में भी होता है, क्वेश्चन दिया होता है और उसके 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, फिर उसमें से हमें एक सिलेक्ट करना होता है, तो वो हो गया क्लोज एंडेड क्वेश्चनर। Close-ended questionnaires generally include multiple choice questions or scale questions. This type of questionnaire can be administered to a large number of respondent और sample size, क्योंकि ये large number of respondent को administered करता है। As there is a set format, the data generated from questionnaire can be easily fed into a computer system for the purpose of analysis. वो कंप्यूटर के अंदर भी क्या हो जाता है, इजीली फेडअप हो जाता है और उसका एनालिसिस करने के लिए। तो वो हो गया क्लोज एंडेड क्वेश्चनर। ऑप्शन बेस्ड होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद है ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिसके अंदर वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। उसके अंदर जो आंसर्स है वो रिस्पोंडेंट खुद लिखता है। Open-ended questionnaires offer the flexibility to respondent to answer in their own words. It may leave a blank section to write an answer. Blank section दे दिया जाता है कि इसके अंदर आप अपना आंसर लिखो, आप अपने थॉट्स लिखो, रिव्यूज लिखो आपने। Close-ended questionnaires might be used to find out how many people use metro rail service in New Delhi. कि कितने लोग हैं जो यूज़ करते हैं मेट्रो रेल सर्विस को न्यू दिल्ली में। तो हाउ मैनी, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चनर। बट हमें ये जानना हो टू फाइंड आउट व्हाट पीपल थिंक अबाउट द क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ सर्विस के बारे में लोग क्या सोचते हैं, तो उसके लिए ओपन एंडेड क्वेश्चनर्स होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। उसके बाद है कंबाइंड क्वेश्चनर। तो जो क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड का क्या है, ये कंबाइंड क्वेश्चनर होता है। यहाँ पे ऑप्शन भी होते हैं और ब्लैंक सेक्शन भी होता है जिसके अंदर आंसर भी लिखते हैं। इन दिस मेथड इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट हाउ many people use a service and what they think of the service in the same form. सेम फॉर्म में ही ये दोनों चीजें आ जाएंगी। द कंबाइंड क्वेश्चनर में बिगन विथ अ सीरीज ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। पहले तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन से स्टार्टिंग होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। वो हो जाने के बाद विथ बॉक्स टू टिक और स्केल्स टू रैंक, जो क्लोज एंडेड के अंदर होते हैं, टिक करने के लिए बॉक्सेस होते हैं और स्केल्स टू रैंक। एंड देन फिनिश विद अ सेक्शन ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस, और उसके बाद ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं और अ मोर डिटेल्ड रिस्पॉन्स। तो ये हो गया कंबाइंड क्वेश्चनर, जिसके अंदर क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन दोनों होते हैं। उसके बाद है स्केड्यूल्स मेथड। स्केड्यूल्स मेथड के अंदर क्या होता है, द एन्यूमरेटर्स आर अपॉइंटेड। यहाँ पर एक एन्यूमरेटर अपॉइंट किए जाते हैं एंड गिवन ट्रेनिंग, और उसको ट्रेनिंग दी जाती है। दे आर प्रोवाइडेड विथ स्केड्यूल्स कंटेनिंग रिलीवेंट क्वेश्चंस। उनको एक स्केड्यूल्स दे दिया जाता है जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं स्टडी रिलेटेड। दिस एन्यूमरेटर गो टू रिस्पोंडेंट विथ दिस स्केड्यूल। रिस्पोंडेंट के पास जाते हैं और डेटा आर कलेक्टेड बाय फिलिंग अप द स्केड्यूल्स
by enumerator on the basis of replies given by respondent। ये आपको लाइन याद रखनी है। इसके अंदर जो डेटा किस तरह से कलेक्ट होता है, एन्यूमरेटर से होता है, और जो आंसर जो है वो कौन देता है, रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट बताता है, रिप्लाई देता है, और एन्यूमरेटर जो है वो फिलअप करता है स्केड्यूल्स को। much depends upon the capability of enumerators so far as this method is concerned। अब क्वेश्चनर और स्केड्यूल्स के बीच का जो मतलब क्या है वो समझ लेते हैं, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चनर तो फील्ड बाय रिस्पोंडेंट, क्वेश्चनर जो होते हैं वो रिस्पोंडेंट खुद फिलअप करते हैं, और स्केड्यूल्स जो होते हैं वो कौन फिलअप करता है, एन्यूमरेटर या फिर रिसर्चर फिलअप करते हैं अकॉर्डिंग टू रिस्पोंडेंट के आंसर। रिस्पोंडेंट ने जो भी आंसर्स दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो फिलअप करते हैं स्केड्यूल, कौन, तो एन्यूमरेटर और रिसर्चर। और क्वेश्चनर जो है वो रिस्पोंडेंट खुद फिलअप करता है। कोस्ट तो सिंपल सी बात है, इसमें लो कोस्ट होगी क्योंकि वो खुद ही फिलअप करते हैं, और स्केड्यूल्स के अंदर हाई होगी क्योंकि जो एन्यूमरेटर है उसके ट्रेनिंग और फीस की भी तो पेमेंट की जाएगी, तो इसके अंदर कॉस्ट हाई होती है। कवरेज तो यहाँ पर हाई कवरेज हो सकता है, क्वेश्चनर तो सबको दे दिए, सबने भर के वापस दे दिए, तो यहाँ पर हाई कवरेज होगा, और स्केड्यूल तो लो होगा क्योंकि यहाँ पर तो रिसर्चर को या फिर एन्यूमरेटर को तो जाके वहाँ से इंफॉर्मेशन लानी होगी, तो यहाँ पर लो कवरेज होगा। रिस्पॉन्स नॉट इमीडिएट, यहाँ पर इतना ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता। कुछ लोग हम क्वेश्चनर को भेजते हैं तो कुछ लोग भर के दे भी देते हैं, कुछ लोग नहीं भी देते हैं। स्केड्यूल तो यहाँ पर तो इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल जाता है क्योंकि हाँ जो एन्यूमरेटर है वो खुद जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, इसीलिए। रिस्पोंडेंट तो यहाँ पर कैसे होते हैं, वो लिटरेट होते हैं, और यहाँ पर स्केड्यूल के अंदर लिटरेट एंड इलिटरेट दोनों ही होते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चनर एंड स्केड्यूल। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसका मीनिंग याद रखना, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। अब है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा आर दोज विच हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समवन एल्स, जो पहले किसी ने कलेक्ट कर लिया है, ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया है, उसे हम कहेंगे सेकेंडरी डेटा। तो सबसे पहले क्या आएगा, प्राइमरी डेटा, जो फ्रेश कलेक्ट किए जाते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम कलेक्ट होता है, और उसके बाद होता है सेकेंडरी डेटा, जो ऑलरेडी किसी और ने कलेक्ट कर दिया है, एंड विच हैव ऑलरेडी बीन पास्ड थ्रू द स्टेटिस्टिकल प्रोसेस, यानी कि स्टेटिस्टिकल प्रोसेस से वो भी पास हो चुका है, यानी कि इसके ऊपर एनालिसिस या फिर अच्छी तरह से वो प्रेजेंट हो चुका है, वो होता है सेकेंडरी डेटा। दिस डेटा माइट हैव बीन कलेक्टेड फॉर डिफरेंट पर्पस, दे आर एन इनएक्सपेंसिव, वो थोड़ा कम एक्सपेंसिव होता है, एंड क्विक मेथड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, इससे हमें जल्दी से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जो प्राइमरी डेटा होता है वो एक्सपेंसिव होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम किया जाता है इसीलिए, और सेकेंडरी डेटा जो है वो इनएक्सपेंसिव हो गया, और इससे हमें क्विक इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा, यूजुअली सेकेंडरी डेटा आर अवेलेबल इन, तो वो किसके अंदर अवेलेबल होती है, जो भी न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गए, बुक्स हो गए, कोई भी पब्लिकेशन हो गया, फिर वेबसाइट्स हो गए, तो इस पे क्या ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जो पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन होती है, तो वो उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी डेटा कहेंगे, जो किसी और ने ऑलरेडी कलेक्ट की हुई है, ठीक है, तो वो हो गया सेकेंडरी डेटा। तो वो किस पे अवेलेबल होता है, इन वेरियस पब्लिकेशन ऑफ द सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स के पब्लिकेशंस में होगा, फिर फॉरेन गवर्नमेंट्स या फिर इंटरनेशनल बॉडीज एंड देयर सब्सिडरीज ऑर्गेनाइजेशंस, इन सभी के पब्लिकेशन, टेक्निकल एंड ट्रेड जर्नल्स, उसके अंदर भी सेकेंडरी डेटा अवेलेबल होता है, बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, reports and publications of various associations connected with business and industry, banks and stock exchange, इन सभी के साथ जो कनेक्टेड होते हैं वो रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन, जैसे कि बिजनेस इंडस्ट्री की कोई भी रिपोर्ट हो गई, बैंक्स की रिपोर्ट हो गई, स्टॉक एक्सचेंज की रिपोर्ट या फिर पब्लिकेशन है, रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय रिसर्च स्कॉलर्स, यूनिवर्सिटीज, इकोनॉमिस्ट एक्सेट्रा इन डिफरेंट फील्ड, तो इन सभी का जो रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है, जैसे कि रिसर्च पेपर्स
फिर पब्लिक रिकॉर्ड्स एंड स्टैटिस्टिक्स, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हो गए, एंड अदर सोर्सेज ऑफ पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन। तो इन सभी से हमें क्या मिलेगा, सेकेंडरी डेटा। अब यहाँ पर प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का डिफरेंस रखा हुआ है मैंने, जो आपको और ज़्यादा क्लियर करेगा। मीनिंग क्या है प्राइमरी डेटा, जो फर्स्ट टाइम करते हैं। प्राइमरी डेटा रिफर्स टू द फर्स्ट हैंड डेटा गैदर्ड बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ, फर्स्ट हैंड डेटा गैदर्ड होता है। और सेकेंडरी डेटा मीन्स डेटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स अर्लियर, जो पहले ही किसी और ने कलेक्ट करके रखा है, वो होता है सेकेंडरी डेटा। डेटा तो यहाँ पर रियल टाइम डेटा मिलता है हमें प्राइमरी डेटा में, और यहाँ पर क्या होता है, पास्ट डेटा मिलता है, जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, जो ऑलरेडी किसी और ने डेटा कलेक्ट कर दिया है, तो वो हमें क्या मिलेगा, पास्ट डेटा मिलेगा। प्रोसेस तो वेरी इन्वॉल्व, बहुत प्रोसेस होती है, और यहाँ पर क्विक एंड इजीली हमें मिल जाता है। सोर्सेज तो प्राइमरी डेटा का सर्वेज, ऑब्जर्वेशन हो गए, एक्सपेरिमेंट्स, क्वेश्चनर, पर्सनल इंटरव्यूज एक्सेट्रा। एंड सेकेंडरी डेटा तो जो वेबसाइट्स हो गई, बुक्स हो गया, गवर्नमेंट पब्लिकेशन, जर्नल, आर्टिकल, ये इन सभी से हमें मिलेगा सेकेंडरी डेटा। कॉस्ट तो प्राइमरी डेटा क्या है, एक्सपेंसिव है, और सेकेंडरी डेटा इकोनॉमिकल है। और कलेक्शन टाइम तो यहाँ पर ज़्यादा लगता है, लॉन्ग कलेक्शन टाइम है, और यहाँ पर सेकेंडरी डेटा में शॉर्ट, हमें जल्दी से मिल जाती है, क्विक। स्पेसिफिक तो ऑलवेज स्पेसिफिक टू द रिसर्चर्स नीड, रिसर्चर को जैसी ज़रूरत है वैसे वो सर्च करेगा। और जो सेकेंडरी डेटा मे और मे नॉट बी स्पेसिफिक टू रिसर्चर्स नीड, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और ने किया हुआ है, तो रिसर्चर की नीड के हिसाब से हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी तो प्राइमरी डेटा में ज़्यादा होती है, और सेकेंडरी डेटा में रिलेटिवली लेस, ये यानी कम होती है इसमें। तो ये हो गया प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।